हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का 13th चैप्टर और इसका आज का हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। सो बेसिकली इस चैप्टर के हमने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी कवर किए हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है। सेकेंड हमारे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब चेंजेस आते हैं डिमांड में और सप्लाई में, या तो सप्लाई इंक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी, ऐसे करके हमने काफ़ी सारे केसेस पढ़े थे अलग अलग। और हमने एक स्पेसिफिक केस भी पढ़ा था जहाँ पर डिमांड हमारी एक बार परफेक्टली इलास्टिक होती है, एक बार परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, और साथ ही साथ एक ऐसा केस जहाँ पर सप्लाई हमारी परफेक्टली इलास्टिक होती है या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। तो ये सारी ही चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों में साइमल्टेनियसली चेंजेस होते हैं, मतलब एक साथ। पहले जब हमने पढ़ा था तो या तो डिमांड में इंक्रीज हो रहा था या फिर सप्लाई में इंक्रीज हो रहा था एक बार, तो और एक और केस हमने पढ़ा था जिसमें या तो डिमांड में डिक्रीज हो रहा था या फिर सप्लाई में डिक्रीज हो रहा था, पर दोनों में साथ साथ इंक्रीज है, साथ साथ डिक्रीज नहीं हो रहा था। आज के वीडियो में हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि जब दोनों में ही यानी कि डिमांड और सप्लाई में साथ साथ डिक्रीज या फिर साथ साथ इंक्रीज होता है, साइमल्टेनियस चेंजेस आते हैं, उस मोमेंट पे आपका जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो कैसे आप अटेन करोगे और जो डिमांड और सप्लाई है वो वापस इक्वल कैसे आएंगे या फिर मार्केट अपने आप को क्लियर कैसे करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इसके चैप्टर में पढ़नी है। अब इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने अभी तक पढ़ा है कि डिमांड और सप्लाई कर्व में मूवमेंट कैसे होता है। राइटवर्ड मूवमेंट कब होता है, जब डिमांड या सप्लाई इंक्रीज होगी, और लेफ्टवर्ड मूवमेंट कब होगा, जब डिमांड या सप्लाई डिक्रीज होगी। साथ ही साथ एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये जैसे डिमांड कर्व है और ये है आपका सप्लाई कर्व। तो जब डिमांड इंक्रीज होती है तो एक्सटेंशन होता है, और ऐसे ही सप्लाई इंक्रीज होती है तो एक्सटेंशन होता है। पर डिमांड में एक्सटेंशन डाउनवर्ड मूवमेंट के थ्रू शो होता है और सप्लाई में एक्सटेंशन अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू शो होता है। ठीक है, ये हो गया एक्सटेंशन। ऐसे ही जब दोनों डिक्रीज होते हैं तो दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो डिमांड में तो कॉन्ट्रैक्शन का अपवर्ड मूवमेंट होता है और सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। बस दोनों में ये बेसिक फर्क है। ठीक है, इसमें उल्टा होता है और इसमें ऐसा है कि एक्सटेंशन यानी कि ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि नीचे। बाकी दोनों में ही जब इंक्रीमेंट होगा तो आपको एक्सटेंशन बोलना पड़ेगा, और जब दोनों में ही डिक्रीज होगा तो आपको कॉन्ट्रैक्शन बोलना पड़ेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हम आज भी यूज़ करेंगे और हमने पिछले वाली वीडियो में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। इन्हीं के थ्रू हमने अपना मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे अटेन किया था, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब जब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस चेंजेस की, तो इसमें भी देखो 2 केसेस हैं, या तो दोनों में साथ साथ इंक्रीज हो या फिर दोनों में साथ साथ डिक्रीज हो। तो पहला केस हम उठाएंगे कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ बढ़ते हैं, साइमल्टेनियस इंक्रीज होता है जब डिमांड और सप्लाई में। अब जब हम इसकी बात करेंगे साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस है। अब इस फर्स्ट केस में भी 3 केस हैं। ठीक है, या तो क्या होगा, इंक्रीज, या फिर मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ, इंक्रीज इन सप्लाई इज़ ग्रेटर देन इंक्रीज इन डिमांड। फिर है आपका डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई इज़ लेस देन इंक्रीज इन डिमांड, या फिर इंक्रीज इन सप्लाई इज इक्वल टू इंक्रीज इन डिमांड। तो देखो इसमें क्या है, हमने पहला केस हमने पढ़ना है साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, दोनों में साइमल्टेनियस इंक्रीज होगा। ठीक, और सेकंड केस हमको क्या पढ़ना है कि दोनों में ही साइमल्टेनियस डिक्रीज होगा। ये 2 केसेस हैं। ठीक है, अब इन दोनों ही केसेस में कुछ अलग अलग पार्ट्स भी हैं, अलग अलग और केसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। जब हम साइमल्टेनियस इंक्रीज की बात करते हैं तब क्या होगा कि ये हो सकता है कि या तो सप्लाई में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा हो और डिमांड में थोड़ा कम इंक्रीज हो रहा हो। इंक्रीज तो दोनों में हो रहा है, पर जितना इंक्रीज सप्लाई में हो रहा है वो ज़्यादा है किससे, जितना इंक्रीज डिमांड में हो रहा है। पहला केस ये हो गया। फिर दूसरा हो सकता है कि जितना इंक्रीज सप्लाई में हो रहा है वो थोड़ा कम है किससे, जितना इंक्रीज डिमांड में हो रहा है, यानी कि डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन सप्लाई। थर्ड केस हो सकता है कि दोनों में ही बराबर बराबर इंक्रीज हो रहा हो, मतलब जितना इंक्रीज सप्लाई में हुआ उतना ही इंक्रीज डिमांड में हो गया। सिमिलरली ऐसे ही केसेस आपके साइमल्टेनियस डिक्रीज में बन जाएंगे। जब साइमल्टेनियस डिक्रीज होगा किसमें, डिमांड और सप्लाई में, तब आपके ऐसे ही केसेस बनेंगे जैसे कि डिक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, या फिर डिक्रीज इन सप्लाई इज लेस देन डिक्रीज इन डिमांड, या फिर आपका हो सकता है लास्ट डिक्रीज इन सप्लाई इज इक्वल टू डिक्रीज इन डिमांड।
ये 3 केसेस हैं जो हमने पढ़े हैं, यानी कि 6 हमको बेसिक ग्राफ्स पढ़ने हैं इस वाले वीडियो में, ठीक है। सारे ही ग्राफ्स एकदम ईजी, आपको सिर्फ एक ग्राफ समझने की ज़रूरत है, उस एक से आप बाकी के 5 चीज़ें समझ लोगे। और ये जो एक ग्राफ मैं समझाऊंगी ना, वो भी उसी के बेसिस पर है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जैसे हमने चेंजेस किए थे ना, उसी हिसाब से सारी चीज़ें। तो अगर आप उस वाले वीडियो से थोड़ा सा रिविजन चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देखो पहले, क्योंकि उसके बिना ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, सारे ही केसेस डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले बात करेंगे, देखो, साइमल्टेनियस इंक्रीज की। उसमें भी हमारा पहला आपका जो केस होगा वो क्या होगा कि इंक्रीज इन डिमांड इज़ ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज होगा एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज इन सप्लाई। अब इसके लिए हम एक बड़ा सा अच्छा खासा ग्राफ बना रहे हैं जिससे कि आपको सारी ही चीज़ें डिटेल में समझ आ जाए। यहाँ पे हम बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन, राइट। हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एज यूजुअल वाई एक्सिस पे तो हमारा प्राइस होता है और एक्स एक्सिस पे हमारा होता है क्वांटिटी। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई भी तो चाहिए होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक ओरिजिनल डिमांड कर्व और ओरिजिनल सप्लाई कर्व बना लेते हैं। ये है हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व D1 और यहाँ पर है ओरिजिनल डिमांड सप्लाई कर्व S1। ये दो हमारे ओरिजिनल डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व्स हो गए, जहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है E, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको E, ठीक है। ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट E, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है वो है OP1, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपका OQ1 है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये आपका सिंपल सा मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम का स्ट्रक्चर हो गया। इस पॉइंट पर मार्केट आपका इक्विलिब्रियम में, बिकॉज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो ये सारी ही चीज़ें आप आराम से अपनी मतलब लैंग्वेज में लिख सकते हो कि D1 इज़ द ओरिजिनल डिमांड कर्व या फिर इनिशियल डिमांड कर्व, S1 इज़ द इनिशियल सप्लाई कर्व। फिर आपने लिखना है both curves cut each other at point E, that is equilibrium point where OP1 is your equilibrium price and OQ1 is your equilibrium quantity। ये सारी लैंग्वेज आपको रख जानी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें दोनों में ही इंक्रीज करना है, ठीक है। इंक्रीज तो दोनों में करना है क्योंकि साइमल्टेनियस है, पर हम क्या करेंगे, डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज दिखाएंगे और सप्लाई में थोड़ा सा कम इंक्रीज दिखाएंगे। ये हमको थोड़ा सा अलग चीज़ करनी है। अब डिमांड इंक्रीज हुई तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई इंक्रीज हुई तो ये कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो दोनों को हमको राइटवर्ड शिफ्ट करना है और डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज दिखाना है एज कम्पेयर टू सप्लाई। तो पहले हमने डिमांड इंक्रीज कर दिया, देखो यहाँ पे ये हो गया आपका नया डिमांड कर्व D2, ठीक है। अब हम सप्लाई में इंक्रीज करेंगे पर इतने से थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। तो आपको यही चीज़ दिखानी है यहाँ पे। मान लो मैंने इतना सा कर रही हूँ, ये हो गया आपका सेकंड सप्लाई कर्व, नया सप्लाई कर्व। अब इसमें क्या हुआ है, D1 से D2 की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो गया है हमारा डिमांड कर्व नया वाला, और S1 से S2 की तरफ ये शिफ्ट हो गया है, ठीक है। ये हो गए हमारे नए डिमांड और सप्लाई कर्व, जहाँ पर जो मतलब क्या हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जब पहले हम डिमांड की बात करेंगे, अब क्या हुआ, पहले डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ी तो पहले तो डिमांड किस पॉइंट पर थी, E पॉइंट पर थी ना। अब डिमांड बढ़ के कहाँ तक पहुँच गई है, देखो डिमांड बढ़ के पहुँच गई है इस पॉइंट तक, यानी कि कौन सा पॉइंट है ये, इसको हम मान लेते हैं K, ठीक है। डिमांड बढ़ के पहुँच गई K तक। और जब सप्लाई इंक्रीज हुई तो सप्लाई भी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो सप्लाई भी पहले E पॉइंट पर थी, दोनों E पॉइंट पर थे। सप्लाई बढ़ के कहाँ तक पहुँची है, ये D1 से D2 तक पहुँचा। जब ये लाइन को हमने D1 से D2 तक पहुँचाया तो सप्लाई को कहाँ तक पहुँचाएंगे, S1 से सिर्फ S2 तक। तो S1 से जब हम S2 तक देखो पहुँचाएंगे, यानी कि इस पॉइंट से ये S2 है ना, तो यहाँ से यहाँ, तो देखो सप्लाई सिर्फ यहाँ तक बढ़ी है, डिमांड यहाँ तक बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिमांड भी यहाँ तक बढ़ी होती तो दोनों बराबर ही बढ़े होते, पर क्या हुआ है, यहाँ पर डिमांड में इंक्रीज ज़्यादा हुआ है। यानी कि ये जो है ना, ये हिस्सा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एक्सेस डिमांड है। अगर दोनों ही चीज़ें यहाँ तक बढ़ी होती तो दोनों बराबर हो जाती, पर सप्लाई तो यहाँ तक बढ़ी है, डिमांड और एक्स्ट्रा बढ़ी है। ये जो एक्स्ट्रा डिमांड है ये क्या है, आपकी एक्सेस डिमांड है। इसका मतलब आपको क्या हुआ कि यहाँ पे जब आपका डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और सप्लाई में थोड़ा कम इंक्रीज़ होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपकी डिमांड जो है ना वो एक्सेस में हो जाएगी। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं T, ठीक है। ये पॉइंट हो गया T। अब क्योंकि डिमांड एक्सेस में हो गई है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मान लो ये मार्कर है, आप ये मार्कर बेचते हो, अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आप क्या सोचोगे कि मैं इसका अगर ये 5 रुपये का था पहले, आप सोचोगे मैं इसको 10 रुपये का बेचूँ क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आप ऑटोमेटिकली इसका प्राइस राइज़ कर दोगे, और जब आप इसका प्राइस राइज़ करोगे तो OP1 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ना, ऑब्वियस है। तो OP1 से इसका प्राइस कहाँ चला गया, इसका प्राइस जाएगा यहाँ पर, ठीक है, OP
2, OP1 से OP2 हो गया, राइट, इतना बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब प्राइस बढ़ा है, इसका प्राइस बढ़ने से क्या होता है हमारा, मान लो किसी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ गया है, उससे ऑटोमेटिकली सप्लाई उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम होगी, जब उसका प्राइस बढ़ गया, जैसे ही किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, कमोडिटी का जब खुद का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है, डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन है, डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है। तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होगी और प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होगी और प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ेगी। इन दोनों में पॉजिटिव है और डिमांड और प्राइस में नेगेटिव है। तो प्राइस जब बढ़ा, प्राइस जैसे ही बढ़ा, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी और जब डिमांड कम होती है तो डिमांड कर्व क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मैंने क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्शन ऊपर की तरफ होता है डिमांड कर्व में, अभी मैंने यहाँ पर बताया था। यानी कि ये वाला जो डिमांड कर्व है नया वाला, ये यहाँ से यहाँ पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट है R। अब डिमांड तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अब प्राइस बढ़ने का कुछ फ़र्क सप्लाई पर भी पड़ेगा। ये सारी चीज़ हमने पिछले वीडियो में पढ़ी हैं। तो जैसे ही प्राइस का कुछ फ़र्क डिमांड पे पड़ा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुई, ऐसे ही प्राइस बढ़ने का कुछ फ़र्क सप्लाई पे भी पड़ेगा। क्या पड़ेगा, प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ेगी और जब सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई कर्व एक्सटेंड होगा। सप्लाई कर्व में एक्सटेंशन कैसे होता है, अपवर्ड, याद आया, अभी मैंने बताया था। यानी कि ये जो सप्लाई है T से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि ये भी R पॉइंट पर आ जाएगी। इससे हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, जहाँ पर ये जो D2 आपका नया कर्व है ये वाला, और ये जो S2 आपका नया कर्व है ये वाला, ये देखो एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं या फिर ये दोनों यहाँ पे बराबर हैं, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर डिमांड और आपकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बराबर हो गई है। जब ये दोनों बराबर हो गई हैं तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पॉइंट आने से आपको इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी भी मिल जाएगी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया आपका OP1 से OP2 और ये हो गया OQ1 से OQ2। यानी कि जब डिमांड में इंक्रीज़ ज़्यादा होता है सप्लाई के इंक्रीज से, तो हमें क्या होता है, प्राइस तो बढ़ा हुआ मिलेगा ही, साथ साथ हमको क्वांटिटी भी बढ़ी हुई मिलेगी। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल सकते हो। और ये सारी चीज़ें अभी मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, तो जिससे आपको याद रहेगा। सबसे पहले देखो क्या है, D आपका इनिशियल डिमांड कर्व है, ठीक है, इनिशियल डिमांड कर्व, एक एक करके समझते जाते हैं। S आपका क्या है, इनिशियल सप्लाई कर्व, राइट। और यहाँ पे आप सारी चीज़ें लिख सकते हो साथ में कि E आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पर आपका OP1 आपका प्राइस है और OQ1 आपकी क्वांटिटी है। पहले तो मैंने बस ये बताया था, हुआ क्या था कि दोनों में इंक्रीज़ हुआ। तो जब दोनों में इंक्रीज़ हुआ, पहले जब इंक्रीज़ इन डिमांड हुआ तो उससे क्या हुआ, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और इंक्रीज़ इन सप्लाई से सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये चीज़ें मैं नहीं लिख रही हूँ। अब जब हमने देखा कि दोनों में इंक्रीज़ हुआ है, पर जो इंक्रीज़ इन डिमांड है वो क्या है, ज़्यादा है इंक्रीज़ इन सप्लाई से। इंक्रीज़ इन डिमांड कितना हुआ था, E से K तक, यानी कि EK इज़ ग्रेटर देन इंक्रीज़ इन सप्लाई कितना हुआ है, E से T तक, ET तक, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो EK में से जब हम ET को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, EK में से ET हटा दो, कितना बचा, TK बचा, सिर्फ TK। अभी जो TK है ये क्या है, आपकी एक्सेस डिमांड है, ठीक है, एक्सेस डिमांड। और ये जो एक्सेस डिमांड है, यहाँ पर जो एक्सेस डिमांड है, इसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस डिमांड की वजह से आपका प्राइस राइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये सारी ही चीज़ें अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ड्यू टू एक्सेस डिमांड प्राइस राइजेस, ठीक है। अब जब प्राइस बढ़ गया तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट लिखना है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस बढ़ने से क्या होगा भाई, डिमांड तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सप्लाई एक्सटेंड्स। सप्लाई क्या हो गई भाई, बढ़ गई। सप्लाई जब एक्सटेंड हो गई, डिमांड जब कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो डिमांड के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, K से R तक शिफ्ट हो गया और आपका सप्लाई के एक्सटेंड होने से सप्लाई T से R पे शिफ्ट हो गई। ये भी चीज़ आपको लिखनी है। फिर उसके बाद आपको आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर आपका डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं और उस पॉइंट पर आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है कितना, OP2 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी कितनी है, OQ2। फिर आपको इससे ये भी समझ में आ सकता है कि हेंस व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, देन
प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ इंक्रीज, ठीक है, दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। देखो प्राइस भी बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो ये सारी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट से। इसी के जैसा ही सिमिलरली इसी के जैसा है दूसरा केस, जहाँ पर यहाँ पे तो अभी इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा था, वहाँ पर इंक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा होगा। सेम केस है बिल्कुल, और ये सारी ही चीज़ें वैसी हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, ठीक है। तो अब हम सेकेंड केस की बात करेंगे, ये मैं रब कर देती हूँ। अब हम जब देखो सेकंड केस की बात करेंगे, ये जो जितनी भी मैंने लैंग्वेज लिखी थी अभी, ये सारी ही चीज़ें ये मैं वापस से नहीं लिखूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आपने एक बार पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको पता है कैसे कैसे लिखना है। जो जो आप करते जा रहे हो ना ग्राफ ड्रॉ करते वक्त, वो सारी चीज़ें ही लिखनी है आपको पॉइंट्स में। जब आपने इसको राइट वर्ड शिफ्ट किया तो आप लिख सकते हो कि इंक्रीज इन डिमांड की वजह से राइट वर्ड शिफ्ट हो गया डिमांड का। ये सारी चीज़ें ही आपको लिखनी है, कुछ नया नहीं लिखना है। तो ये सब आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। मेन मुद्दा जो है कि कर्व समझ आना चाहिए, ग्राफ समझ आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 बार एक बार देखोगे इस वाले को ही, जो भी मैंने बताया था उसी को 2-3 बार देख लोगे, आपको सारे समझ आ जाएंगे, ठीक है, कि क्या क्यों हो रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कंडीशन, सेकंड केस की, व्हेन इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ये है हमारा सेकंड केस। अब इस देखो सेकंड केस में क्या है, फिर से वही हमारा एक अच्छा सा ग्राफ बना रहे हैं हम। ये है वाई एक्सिस, यहाँ पे है आपका प्राइस और यहाँ पे है आपका क्वांटिटी, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों में इंक्रीज करना है। तो ये है हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व, मैं साथ साथ में पॉइंट्स बोलती जा रही हूँ, आप वो भी लिख सकते हो। और ये है ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ये दोनों हो गए। यहाँ पर ये दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जो कि है पॉइंट ई, जहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है OP1 और हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है OQ1। यहाँ तक कहानी एकदम सिंपल है। अब हुआ कि दोनों में इंक्रीज़ हुआ है, पर सप्लाई में हमको इस बार ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। जब हम सप्लाई में ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो पहले हम सप्लाई को बढ़ा देते हैं, थोड़ा इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इससे बढ़ाते हैं। ये हो गया हमारा सप्लाई में इंक्रीज़। ये है आपका नया सप्लाई कर्व, क्योंकि सप्लाई में इंक्रीज़ हुआ है तो सप्लाई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा, जिससे कि आपको एक इंक्रीज्ड सप्लाई मिलेगी। यहाँ पे सप्लाई बढ़ गई है, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। अब डिमांड में भी इंक्रीज़ हो रहा है पर थोड़ा कम होगा, तो डिमांड को हम थोड़ा सा पतला मतलब थोड़ा इधर की तरफ ही बनाएंगे, थोड़ा चिपका करके डिमांड कर्व से। ये हो गया आपका नया डिमांड कर्व, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। ये है आपका नया डिमांड कर्व। डिमांड में भी इंक्रीज़ हुआ है बट इट इज़ लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, और आपको दिख रहा है कि डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है, D1 से D2 पर आ गया है। अब जब ये सब चीज़ें हो गई हैं, दोनों में इंक्रीज़ आ गया है, अब हम देखेंगे कि किस में कितना कितना इंक्रीज़ आया है। डिमांड में अगर हम देखें तो डिमांड में कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ आया है। डिमांड कर्व ये वाला है ना, ये वाली लाइन इधर आ गई है, यानी कि इधर से इधर हो गया है। तो डिमांड में तो सिर्फ इतना इंक्रीज़ आया है, पर सप्लाई कहाँ से कहाँ हो गई है, इससे इधर भाग गई है और आगे, ठीक है। तो यानी कि सप्लाई में और एक्स्ट्रा इंक्रीज़ आ गया। तो ये है पॉइंट आपका T, ये है पॉइंट आपका K। तो अगर हम इतना हिस्सा देखें, सिर्फ अगर इतना हिस्सा देखते हैं तो यहाँ पे डिमांड, इस पॉइंट तक डिमांड भी बराबर है, सप्लाई भी बराबर है, पर ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है T से K तक, वो क्या है, इस बार वो एक्सेस सप्लाई है। पहले तो डिमांड ज़्यादा थी, अब वो सप्लाई ज़्यादा है, इतना हिस्सा सप्लाई का ज़्यादा है। तो ये जो इतना हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, एक्सेस सप्लाई, ठीक है। एक्सेस सप्लाई हो गया T के। अब क्योंकि सब मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो गई है, सप्लाई ज़्यादा हो गई है। सप्लाई ज़्यादा का मतलब क्या होता है, एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ डिमांड। ऑब्वियसली जब सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, तो लैक ऑफ डिमांड होने पर क्या होता है, अगर किसी चीज़ की डिमांड कम है, ये है आपका मार्कर, ये 5 रुपये में आप बेच रहे थे, अब आपने देखा भाई इसकी तो डिमांड ही नहीं है, इतना कोई खरीदता ही नहीं है, डिमांड ही नहीं जनरेट हो रही है, तो आप इसको 5 में ना बेच के और कम प्राइस पे बेचोगे। आप सोचोगे यार अगर मान लो 5 का ये 2 रुपये में या 2.5 रुपये में या 3 रुपये में बेचो तो कोई तो लेने आएगा, तो इसीलिए आप इसका प्राइस कम कर दोगे। तो इस सब के चक्कर में, मतलब लैक ऑफ डिमांड या फिर एक्सेस सप्लाई के चक्कर में प्राइस आपका कम हो जाएगा। प्राइस जब कम होगा तो प्राइस आपका आ जाएगा कुछ इधर की तरफ, OP2, यानी कि अब प्राइस तो आपका हो गया कम, OP1 से OP2 हो गया। अब जब प्राइस कम हुआ, प्राइस कम होने पर डिमांड इंक्रीज होती है और प्राइस कम होने पर सप्लाई डिक्रीज होती है। ये दोनों में पॉजिटिव रिलेशन, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन। तो क्या होगा, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी इसका मतलब डिमांड एक्सटेंड होगी। डिमांड एक्सटेंड कैसे होती है, ये डिमांड कर्व है तो डिमांड नीचे की तरफ एक्सटेंड होती है कि नहीं।
तो ये वाला जो डिमांड कर्व है, ये वाला D2 को देखो, बस D2 को अभी, ठीक है, इसको भूल जाओ, इस वाले को देखो। तो पहले डिमांड यहाँ थी ना, तो अब एक्सटेंड हो जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है, ये हो गया। किस पॉइंट पे आ गई, ये पॉइंट है आपका R, राइट। ऐसे ही अब प्राइस का असर डिमांड पे तो हमने देख लिया, अब सप्लाई पे क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, यानी कि सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और सप्लाई कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ तक सप्लाई थी हमारी, सप्लाई यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यहाँ से वो थोड़ा नीचे आ जाएगी। किस पॉइंट पर, R पॉइंट पर, और आके दोनों मिल जाएंगे इस पॉइंट पर, यानी कि दोनों मिल गए। और जब दोनों मिल गए तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा मार्केट क्लियर हो जाएगा और हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम पे होगा। और जब हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम पे होता है तो हमको इक्विलिब्रियम प्राइस भी मिल गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मिल गई, ठीक है। अब समझ आया। तो ये प्राइस तो पहले ही डिक्रीज हो गया था OP1 से OP2, पर क्वांटिटी अब यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, देखो OQ1 से OQ2 हो गई है। तो ये हो जाएगा आपका मतलब वो केस जब आपका इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन डिमांड। तो पहले वाले अगर केस का आपको याद हो तो वहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी आई गेस दोनों ही इंक्रीज हुए थे, पर यहाँ पर प्राइस तो डिक्रीज हुआ है और क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वहाँ पर ये हुआ था प्राइस इंक्रीज हुआ था, क्वांटिटी आई गेस डिक्रीज हो गई थी। अब यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हुआ है, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। सिमिलर ग्राफ है, पिछले वाले के जैसा ही है बिल्कुल। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि कब एक्सटेंशन होता है, किस में एक्सटेंशन होता है, किस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब होता है, कब राइटवर्ड शिफ्ट है, कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। ये सब समझ आ गया तो फिर तो ये तो कुछ नहीं है, बाएं हाथ का खेल है ना। ये हो गया आपका सेकेंड केस। अब देखो मैंने एक और केस बता दिया था आपको। एक और केस आपका क्या था कि जब दोनों में ही इंक्रीज बराबर होगा, जब दोनों में ही बराबर इंक्रीज होगा, उस केस में क्या होगा। ये सबसे सिंपल और सस्ता टिकाऊ केस है हमारा। इसे मैं थोड़ा सा रब कर दे रही हूँ, अच्छा पूरा ही रब कर देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों में ही बराबर इंक्रीज होगा, उस केस में हम लोग कैसे ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। उस केस में देखो हम क्या करेंगे, ये है हमारा कर्व, ये है पाई एक्सिस, यहाँ है प्राइस, यहाँ है क्वांटिटी, ये एक्स एक्सिस है और ये है ओरिजिन। अब दोनों में ही बराबर इंक्रीज करना है, तो ये तो है D1, ठीक है, और ये है S1 और ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है OP1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है OQ1। यहाँ तक कहानी क्लियर। अब दोनों में इंक्रीज करना है और बराबर बराबर इंक्रीज करना है। तो पहले तो हम सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कर्व। तो इतना इंक्रीज कर रहे हैं मान लो, ठीक है, ये हो गया S2, यहाँ से यहाँ हो गया ना। ऐसे ही इतना ही हमको इंक्रीज डिमांड में करना होगा, जैसे कि मान लो इतना कर दिया आपका, यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, अराउंड इतना, ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, ये थोड़ा सा नीचे होगा, जैसे कि मान लो इतना जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डिमांड में इंक्रीज। अब देखो ये जो दोनों जब बराबर इंक्रीज होंगे ना, बराबर इंक्रीज इस तरीके से होंगे कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट की ही बिल्कुल सीधे में जाकर के आपका दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, ठीक है। इसीलिए वो गड़बड़ हो गया था थोड़ा। तो आप उस हिसाब से कर्व बनाना कि इसके बिल्कुल जस्ट सामने ही वो कट करें। पहले थोड़ा सा ऊपर कट कर रहा था ना, तो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सामने लेकर के आना है, ऐसे करना है। अब दोनों में ही इंक्रीज हुआ, सप्लाई कर्व यहाँ से यहाँ हुआ, डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ हुआ, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहाँ से कहाँ हो जाएगा, E से E1 हो गया। E1 पॉइंट पे अगर हम देखें तो देखो इक्विलिब्रियम प्राइस तो OP1 ही है, पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई है थोड़ी सी, देखो इंक्रीज हो गई है, यहाँ पे दिख रही है ना, OQ2 हो गई है। तो जब दोनों में ही इक्वल आपका इंक्रीज होता है, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देयर इज नो एक्सेस डिमांड और सप्लाई, ठीक है, ना ही एक्सेस डिमांड है ना ही सप्लाई है, दोनों ही चीज़ें बराबर पे हैं। देयरफॉर देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, but we get increased quantity, ठीक है। हमें क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज्ड मिलेगी जब दोनों में बराबर इंक्रीज होगा। जितना सप्लाई में इंक्रीज हुआ उतना ही डिमांड में इंक्रीज होगा। तो ये सारी सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बड़ा ही इजी सा डिमांड का ये वाला इजी केस था, इजी सा आपका सिचुएशन था। अब हम देखो सेकंड आपका लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं जहाँ पर साइमल्टेनियस डिक्रीज होगा। अभी तो हमने इंक्रीज के तीनों पॉइंट्स पढ़े थे, अब हम डिक्रीज के तीनों पॉइंट्स पढ़ेंगे एक एक करके। सारे ही केसेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इनमें भी कुछ नहीं होगा, बहुत ही आप चुटकियों में। अब अगर आपने ये 3 केसेस समझनी है तो वो 3 केसेस तो आप हाल ही कर लोगे। अब हम पहले केस की बात करते हैं। इसमें क्या है, व्हेन
डिक्रीज इन डिमांड इज़ ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे मैं डिक्रीज कर देती हूँ, साइमल्टेनियस डिक्रीज होगा, ठीक है। व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, ये आपका फर्स्ट केस है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हम बना लेते हैं कर्व, ठीक है। ये हो गया आपका कर्व, सप्लाई कर्व, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये है आपका प्राइस और ये है आपका क्वांटिटी। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो ये हम पहले एक डिमांड कर्व ले लेते हैं D1 और यहाँ पे हम एक सप्लाई कर्व ले लेते हैं S1। ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर यू गेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP1 and equilibrium quantity is OQ1, right? Now there is decrease in demand and decrease in supply, so demand curve and supply curve both will shift towards left. डिमांड कर्व भी हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो हमको डिमांड भी यहाँ बनानी है, डिमांड कर्व इधर बनाना है। सप्लाई कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो ये भी थोड़ा इधर बनाना है, पर ज़्यादा डिक्रीज किस में करना है हमको, डिमांड में, तो उसको थोड़ा सा दूर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको देखने वाली चीज़ है यहाँ पर, तो इसे हम थोड़ा सा दूर बना रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। ठीक है, ये हो गया आपका नया डिमांड कर्व। अब हमको क्या करना है, सप्लाई में डिक्रीज करना है, यानी कि सप्लाई कर्व भी इधर बनाना होगा पर थोड़ा सा चिपका करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया नया सप्लाई कर्व। अब जब नया सप्लाई कर्व आ गया, नया डिमांड कर्व आ गया, यानी कि हमारी डिमांड और सप्लाई भी तो कम हुई है, उसी की वजह से तो ये शिफ्ट हुआ है। तो क्या हुआ, पहले तो यहाँ पर थी हमारी डिमांड, अब हम डिमांड की बात कर रहे हैं। पहले हमारी डिमांड थी यहाँ इस वाले कर्व पे D1 पे, अब वो D2 कर्व पे पहुँच गई है, तो यहाँ से कहाँ पहुँच गई, यानी कि इधर पहुँच गई है, ये D2 कर्व है, तो ये हो गया पॉइंट T, ठीक है। डिमांड तो यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ET, ये चीज़ें आप लिखते जाओ, ET इज डिमांड। अब सप्लाई का हाल देखते हैं, सप्लाई कितनी कम हुई है। पहले सप्लाई थी E पॉइंट पे, यानी कि S1 सप्लाई कर्व पे, अब वो सप्लाई दूसरे S2 पे पहुँच गई है, यानी कि S2 सप्लाई कर्व पे, यानी कि E से यहाँ पहुँच गई है। ये मान लो ये है पॉइंट K, ठीक है। तो E के क्या है हमारा, E के है हमारी सप्लाई। अब सबको नज़र आ रहा है कि भाई ET इज़ ग्रेटर देन EK, ET EK से बड़ा है, यानी कि ET में से हम EK को हटा दें तो कितना बचेगा, TK बचेगा। तो यानी कि ET माइनस EK इज इक्वल्स टू TK। और ये जो TK है, ये जो हिस्सा है आपका, ये इतना हिस्सा आपको जो नज़र आ रहा है, ये क्या है आपका एक्सेस डिमांड, सॉरी एक्सेस डिमांड नहीं, एक्सेस सप्लाई, सॉरी एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई क्यों है, क्योंकि देखो डिमांड में तो ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, इस बार डिक्रीज़ की बात हो रही है। डिमांड में ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, जैसे कि मान लो ये डिमांड है और ये सप्लाई है। डिमांड में ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है यहाँ इस पॉइंट तक, सप्लाई में कम ही डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि अगर हम यहाँ तक देखते तो दोनों में बराबर डिक्रीज़ होता, पर ये जो एक्स्ट्रा डिक्रीज़ है ये क्या है, एक्सेस सप्लाई है, यानी कि ये चीज़ क्या है आपकी एक्सेस सप्लाई, ठीक है। ठीक है, आपका एक्सेस सप्लाई आ गई, राइट। अब ये जो एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई क्या करेगी, हमने भी बताया था कि भाई किसी चीज़ की जब एक्सेस सप्लाई होती है, या फिर आप इसे और क्या लिख सकते हो, लैक ऑफ डिमांड, ठीक है। लैक ऑफ डिमांड होती है जब, और लैक ऑफ डिमांड होने से क्या होगा, अगर इस मार्कर की डिमांड कम है तो मैं क्या करूँगी, इसका प्राइस डिक्रीज़ कर दूँगी, जिससे कि इसकी थोड़ी बिक्री बढ़ जाएगी। और जब मैं इसका प्राइस डिक्रीज़ करूँगी तो यानी कि OP1 से थोड़ा नीचे कर दूँगी। OP1 तो इक्विलिब्रियम प्राइस था ना, इससे थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया। नीचे मतलब कहाँ पर, जैसे कि इस पॉइंट पर, ठीक है, P2 पर। अब जब मैंने प्राइस डिक्रीज़ किया अगेन, तो क्या होगा, डिमांड तो इंक्रीज़ होगी और सप्लाई डिक्रीज़ होगी। इनमें पॉजिटिव रिलेशन है और इनमें नेगेटिव। ये सारी चीज़ें आप मतलब अपने रफ वर्क में कहीं लिख सकते हो जब आप ग्राफ बनाते हो, जैसे कि आपको दिमाग में समझ में आता रहे कि आपको करना क्या, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ पूरा ग्राफ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि प्राइस डिक्रीज़ होने पर ये दोनों पे क्या क्या असर पड़ेगा। तो डिमांड पे इंक्रीज़ हुआ, यानी कि डिमांड क्या हुई, एक्सटेंड हो गई, और सप्लाई में डिक्रीज़ हुआ तो सप्लाई क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। जब डिमांड एक्सटेंड होती है तो वो ऐसे होती है, और सप्लाई जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो ऐसे होती है। तो डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि कहाँ से कहाँ आ जाएगी, अच्छा आपका यहाँ नहीं होगा, प्राइस आपका यहाँ नहीं होगा, थोड़ा सा इधर होगा। डिमांड आपकी एक्सटेंड होगी, यानी कि डिमांड एक्सटेंड होगी मतलब कि आपकी डिमांड आ जाएगी इधर से इधर, ठीक है। सॉरी, डिमांड एक्सटेंड, हाँ एक्सटेंड होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गया है एक्चुअली,
ये तो कॉन्ट्रैक्ट होगी ऑब्वियसली। अच्छा डिमांड में, हाँ सही तो है, डिमांड एक्सटेंड हुई यानी कि यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट हुई, सप्लाई आपकी यहाँ पे थी, डिमांड तो यहाँ तक थी पर जो सप्लाई थी वो यहाँ तक थी, तो आपकी सप्लाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई यानी कि इस पॉइंट पर आ गई। इस पॉइंट पे जब आप आ गए तो आपका ये हो गया आर यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपको क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस आपका OP2 मिल रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपको मिल रही है OQ2। यानी कि आपका प्राइस डिक्रीज तो हुआ, उसके साथ आपको क्वांटिटी भी डिक्रीज्ड मिलेगी, ठीक है। ये हो गया आपका एक केस जिसमें डिक्रीज इन डिमांड इज़ ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। आप चाहो तो इस सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके साथ ही आपका फर्स्ट केस खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने अभी नोटिस करी कि मैंने बताया था कि डिमांड यहाँ से यहाँ एक्सटेंड होगी और सप्लाई यहाँ से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये चीज़ मैंने उल्टी बता दी क्योंकि देखो डिमांड कर्व तो यूँ होता है ना, ऐसा होता है, और सप्लाई कर्व ऐसा होता है। तो डिमांड यहाँ से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी कि T से R तक, ठीक है। ये T से R तक क्या है आपका डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन, और ये आपका सप्लाई में एक्सटेंशन है यानी कि K से R तक, ठीक है। और वैसे भी देखो ना, T जो पॉइंट है वो D2 पर है, तो डिमांड यहाँ से T से R तक एक्सटेंड हो गई। और ये जो K पॉइंट है ये S2 पर है यानी कि सप्लाई पे, तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई आपकी K से R तक, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अब इसमें बात करेंगे हम सेकेंड केस की। सेकेंड केस हमारा क्या है, सेकेंड केस हमारा क्या है कि जब आपका इंक्रीज इन डिमांड इज़ लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। ये है हमारा नेक्स्ट केस। अब हम इसकी बात करते हैं व्हेन डिक्रीज इन सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट केस है। अब हम जब इसकी बात करेंगे, यहाँ पे है आपका, फटाफट से बना लेते हैं एक कर्व, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये है आपका कर्व। यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों में अगेन डिक्रीज करना है, तो ये है आपका डिमांड T1 और ये है आपका सप्लाई S1। ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल रही है OQ1 और इक्विलिब्रियम प्राइस आपका मिल रहा है OP1। ये हो गई 2-3 चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों में हमें डिक्रीज़ करना है, पर इस बार सप्लाई में ज़्यादा डिक्रीज़ करेंगे हम। तो जब हम सप्लाई में ज़्यादा डिक्रीज़ करेंगे तो थोड़ा सा इधर की तरफ थोड़ा चौड़ा बनाएंगे, दूर तक बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम अभी सप्लाई कर्व बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व S2, ठीक है। और इसी तरह डिमांड कर्व को भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है, पर थोड़ा सा पतला इधर की तरफ पास बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका सप्लाई डिमांड कर्व नया वाला। ये है D2। ये हो गए D1 और D2 नए सप्लाई और डिमांड कर्व, जब डिमांड और सप्लाई दोनों ही डिक्रीज़ हुए हैं, पर डिमांड में कम डिक्रीज़ हुआ है और सप्लाई में ज़्यादा। ये हो गया, यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया और ये भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब जब ये दोनों ही शिफ्ट हो गए हैं तो डिमांड कितनी शिफ्ट हुई है भाई, E से पहले इस वाले D1 पर थी, E पॉइंट पर, अब ये इस वाले कर्व पे आएगी यानी कि यहाँ पर E से T तक पहुँच गई है। तो ET आपका क्या है, आप दोबारा लिख लो, ET इज़ डिमांड, जितना आपका डिमांड में डिक्रीज़ हुआ है। ऐसे ही अगर आप सप्लाई को देखो, सप्लाई पहले S1 पे यानी कि E पॉइंट पर थी, अब यहाँ से चलते चलते S2 पर आएगी तो इस पॉइंट पर आ जाएगी यानी कि ये हो गया आपका पॉइंट K। तो EK इज़ योर सप्लाई। अब यहाँ पर क्या हुआ है, डिमांड तो कम डिक्रीज़ हुई है, सप्लाई ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है, और जब डिमांड कम डिक्रीज़ हुई है, सप्लाई ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है, यानी कि EK इज़ ग्रेटर देन ET, यानी कि EK माइनस ET कितना बचा, TK बचा, इतना हिस्सा TK। ये आपकी क्या है, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, ठीक है। एक्सेस डिमांड है, देखो ऐसे समझ लो, डिमांड में इतना इंक्रीज़ हुआ है, सप्लाई में ज़्यादा करना है हमको, सप्लाई में ज़्यादा करना है। अब अगर हम नीचे से देखें तो यहाँ तक तो अगर होता तो दोनों बराबर होते, पर इतना हिस्सा एक्स्ट्रा है, ये इतना हिस्सा एक्स्ट्रा है, यानी कि एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड है, या फिर आप इसको एक और अपनी भाषा में लिख सकते हो, लैक ऑफ सप्लाई, ठीक है, लैक ऑफ सप्लाई। जब एक्सेस डिमांड या फिर लैक ऑफ सप्लाई होती है, तो अभी मैंने क्या बताया, किसी चीज़ की अगर डिमांड की कमी है या फिर किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, डिमांड की कमी होने पर, जैसे मान लो ये है, इसकी डिमांड की कमी है, अब आप क्या सोचोगे कि भाई मैं क्या करूँ, इसका प्राइस कम कर दूँ जिससे कि इसकी थोड़ी सी बिक्री बढ़ जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी प्राइस कम कर दोगे। प्राइस जब आप कम करोगे, कम करने पर आपका प्राइस कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा OP2। ये हो गया प्राइस में डिक्रीज़। प्राइस में जब आपने डिक्रीज़ किया, प्राइस डिक्रीज़ करने पर क्या होगा भाई, सप्लाई तो इंक्रीज़ होगी और डिमांड सप्लाई तो डिक्रीज़ होगी और डिमांड इंक्रीज़ होगी, यानी कि इनमें है पॉजिटिव रिलेशन, इनमें है नेगेटिव रिलेशन।
सप्लाई का डिक्रीमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होना, और डिमांड का इंक्रीमेंट यानी कि एक्सटेंड होना। डिमांड कैसे एक्सटेंड होती है भाई, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे, ठीक है, और सप्लाई कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऐसे। तो अब आप देखो यहाँ पर सप्लाई, हाँ सही है, सप्लाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, डिमांड ऐसे एक्सटेंड होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमांड यहाँ से पहले कहाँ पर थी, D1 पे थी, अब D2 पर आ गई है ना, T पे, तो डिमांड ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है, डिमांड एक्सटेंड होगी, सप्लाई आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। सप्लाई कहाँ थी, सप्लाई तो यहाँ थी, अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, मैंने उल्टा बता दिया। ये जो ET है ना, ये आपका क्या है, एक्सेस डिमांड नहीं है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ये क्या है, एक्सेस सप्लाई है, ठीक है, ये यहाँ पर एक्सेस सप्लाई है। और जब यहाँ पर एक्सेस सप्लाई होती है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सेस डिमांड तो है और लैक ऑफ सप्लाई है, ये सारी चीज़ें सही है, आई एम सो सॉरी, थोड़ा मुझे ही कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पे जब देखो किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, हाँ ये जो मार्कर है इसकी डिमांड मान लो ज़्यादा है, मैंने इसको लैक ऑफ डिमांड समझ लिया था, मैंने उससे बता दिया। ये अगर इस मार्कर की डिमांड ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, तो मैं क्या करूँगी, इसका प्राइस बढ़ा दूँगी। अगर पहले 5 रुपये पे बेच रही थी, तो मैं इसको 10 रुपये पे बेचना शुरू कर दूँगी, यानी कि मैं प्राइस बढ़ाऊँगी। और जब मैं प्राइस इसका बढ़ाऊँगी तो प्राइस मैं यहाँ तक ले जाऊँगी, ठीक है, OP1 से OP2 तक, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ उल्टी कर दी। जब मैं ये दोनों को बढ़ा दूंगी, मतलब प्राइस को जब बढ़ा दूंगी, तो सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सप्लाई तो इंक्रीज़ होगी पर डिमांड आपकी डिक्रीज़ होगी। और जब डिमांड डिक्रीज़ होगी तो डिमांड एक्सटेंड नहीं होगी बट डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है ऐसे ऊपर की तरफ। और ऐसे ही सप्लाई जब इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई एक्सटेंड होगी, और सप्लाई एक्सटेंड कैसे होती है, ऐसे इधर नीचे की तरफ, ठीक है, इधर नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये जो आपकी ये एक्सेस सप्लाई है, ये क्या है, एक्सेस सप्लाई या फिर सॉरी एक्सेस डिमांड या फिर लैक ऑफ सप्लाई। अब इसकी वजह से जब प्राइस बढ़ा तो प्राइस बढ़ने पर सप्लाई इंक्रीज़ हुई, यानी कि एक्सटेंशन होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे जब आपका एक्सटेंशन होगा, सप्लाई कहाँ है आपका, ये पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, सप्लाई आपका ये वाला पॉइंट है, तो ये आपकी इधर से इधर, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, एक्सटेंशन तो ऊपर होता है ना, तो इसमें यहाँ से यहाँ हो जाएगा एक्सटेंशन इस पॉइंट तक, राइट। ऐसे ही आपकी डिमांड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऊपर होता है डिमांड में, यानी कि इस पॉइंट से T तक थी डिमांड, ये D2 है, तो यहाँ से ये भी यहाँ चला जाएगा, यानी कि दोनों ही इस पॉइंट पे आ जाएंगे। और ये वाला आपका पॉइंट है पॉइंट R, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं अभी इसको दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया है, जहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है OP2 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है आपका OQ2। तो प्राइस बढ़ा यहाँ पर, तो क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई है, प्राइस बढ़ा है, क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई है, यहाँ पे ये सीन हो गया है, ठीक है। एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि आपका पहले ये कौन सा D1 ओरिजिनल डिमांड कर्व था, S1 ओरिजिनल सप्लाई कर्व था, दोनों ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गए हैं, पर डिमांड कर्व ज़्यादा शिफ्ट हुआ है क्योंकि डिमांड कर्व कम शिफ्ट हुआ है और सप्लाई कर्व ज़्यादा शिफ्ट हुआ है क्योंकि सप्लाई में ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। इसी के साथ जब दोनों ही डिक्रीज़ हो गए तो हमने देखा कि भाई ये जो डिमांड थी पहले इस पॉइंट पर थी, वो इस पॉइंट पर आ गई ET तक, और सप्लाई पहले इस पॉइंट पर थी, वो EK तक आ गई। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ बची है, एक्स्ट्रा चीज़ मतलब एक्स्ट्रा ये हिस्सा बचा हुआ, एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है, ये क्या है, ये है आपका एक्सेस डिमांड, ये ज़्यादा डिमांड है। अगर यहाँ तक होते तो दोनों ही बराबर होते, पर ये डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो डिमांड जब ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उससे क्या होता है, प्राइस आपका बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ी और सप्लाई एक्सटेंड हो गई K से R तक। प्राइस बढ़ा और डिमांड कम हुई तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई T से R तक, यानी कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका आ गया R, जिससे कि आपको नया प्राइस मिला और नया क्वांटिटी भी मिला। प्राइस तो बढ़ा था पर क्वांटिटी डिक्रीज़ हुई है। ये है आपका सेकंड केस, जब हमने देखा कि सप्लाई में डिक्रीज़ जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिक्रीज़ इन डिमांड। ये हो गया आपका सेकेंड केस। अब देखो लास्ट केस आपका आता है जब दोनों में ही बराबर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। पिछले वाले में भी मैंने बताया था ये काफ़ी ईजीएस्ट केस था, इसमें भी काफ़ी ईजी सा रहेगा, कुछ ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने, जो अभी तक आपने पढ़ा है वही करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, व्हेन डिक्रीज़ इन डिमांड इज़ इक्वल टू डिक्रीज़ इन सप्लाई, दोनों में हमको बराबर ही डिक्रीज़ करना है। ये है आपका कर्व, जहाँ पर ये है y एक्सिस, यहाँ है प्राइस और यहाँ है आपका क्वांटिटी, ठीक है। ये है x एक्सिस, ये है ओरिजिन। अब ये क्या है, आपका डिमांड कर्व है D1, ये है आपका सप्लाई कर्व S1। दोनों में ही बराबर डिक्रीज़ होगा तो हम क्या करेंगे, D1 से S1, पहले D1 से D2 बनाते हैं, D1 से D2
थोड़ा सा ये इधर की तरफ हो गया है टेढ़ा मेढ़ा, ये है D2। इसी तरह ये पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था, हाँ हमने ये भूल गए, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस आपका आ रहा है OP और ये है OQ, ठीक है, OP और ये OQ ओरिजिनल प्राइस है। जब हमने इसे डिक्रीज़ किया तो डिमांड कर्व हो गया यहाँ से यहाँ शिफ्ट लेफ्टवर्ड। इतना ही डिक्रीज़ हमको सप्लाई में करना है क्योंकि अब अपन बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अपन बराबर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना ही सप्लाई में डिक्रीज़ होगा। मैंने बताया था कि ऐसे आपको कर्व बनाना है कि ये जो दोनों पॉइंट्स, दो नए कर्व्स हैं S1 और S2, ये उसी लाइन में जाके मिले, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से बनाना है। दोनों ही डिक्रीज़ हो गए तो यहाँ पे इस पॉइंट पर आके मिल रहे हैं जो आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1, जहाँ पे आपको प्राइस तो सेम मिल रहा है OP, ठीक है, पर आपकी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई है यानी कि OQ 1 हो गई है। जब हमने ये देखा था कि इंक्रीज़ इन डिमांड और इंक्रीज़ इन सप्लाई बराबर है तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई थी और प्राइस उतना ही था। अब ये क्या है, डिक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन सप्लाई बराबर है तो प्राइस उतना ही है पर क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई है। यहाँ पर इस केस में क्या होता है, देयर इज़ नो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, साथ ही साथ देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ डिक्रीज़ इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन प्राइस। प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क किस पे पड़ेगा, क्वांटिटी पे। और क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इट विल डिक्रीज़ इस केस में, ठीक है। तो ये थे आपके 6 केसेस जो आपको अच्छे से समझने हैं, और एक आप केस समझ लो उससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और अगर आपको इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनली कुछ भी समझना है इससे रिलेटेड या फिर और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग कर सकते हो, आपको उसका ID नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप मुझे वहाँ पर पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।